चलिए, तो मैंने आपको कॉर्टेक्स में उधर पढ़ा दिया आपको। 3 पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स में, मैंने आपको बोला हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स 2 पढ़ा दिया। अब बचा एक क्या, एंडोडर्मिस। तो एटलीस्ट आज कॉर्टेक्स को तो समाप्त कर लें, तब ना कल पेरिसाइकिल और पीथ मेडुलरी ये देख लेंगे। तो एंडोडर्मिस को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है? दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। तो सबसे पहली बात कि सॉरी, एंडोडर्मिस को तो समाप्त कर लें, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है, ठीक है? इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट पार्ट है। सेकंड वन, अगेन एंडोडर्मिस आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ रूट, प्रॉपर्टी ऑफ रूट। बट अगेन फिर से वही बात कि डाइकोट स्टेम चूंकि अमीर है तो डाइकोट स्टेम में मिलता है, मोनोकोट स्टेम चूंकि गरीब है तो बेचारे में नहीं मिलता है, और बेचारे में एंडोडर्मिस मिलता ही नहीं है मोनोकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस मिलता है। एक बात और खास बात मैं बता दूं, जैसे सपोज दैट कि एंडोडर्मिस ये है, यूजुअली एंडोडर्मिस आपको यूनिलेयर देखने को मिलती है, आपको मल्टीलेयर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यूजुअली यूनिलेयर फॉर्म में देखने को मिलती है एंडोडर्मिस की सेल, ठीक है? तो उसकी जो मान लो ये सेल है, लेयर जो बना के फॉर्म में है, तो डाइकोट स्टेम के अंदर जो सेल एंडोडर्मिस का हिस्सा बनती है, उसके सेल के पेरिफेरी पर स्टार्च का डिपोजिशन देखा गया है स्टेम में। इस तरीके से स्टार्च का डिपोजिशन देखा गया है एंडोडर्मल सेल में, जो एंडोडर्मिस की सेल है, स्टार्च का डिपोजिशन देखा गया है। इस तरीके से लगता है जैसे स्टार्च ने चादर बना रखा है सेल के अंदर, अंदर चादर और रखा है स्टार्च का। इसीलिए डाइकोट स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस के सेल को या एंडोडर्मिस को पूरी की पूरी स्टार्च शीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ। ये बात फिर से आएगी जब मैं डाइकोट स्टेम पढ़ाऊंगा, याद रखना ये बात, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एंडोडर्मिस पहली बात इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ रूट है। अब सूट की बात करें, स्टेम की बात करें, तो मोनोकोट स्टेम चूंकि बेचारा गरीब है, डाइकोट स्टेम अमीर है, तो उसमें तो है एंडोडर्मिस, जबकि प्रॉपर्टी रूट की है, मोनोकोट रूट डाइकोट रूट दोनों में है ये। ठीक है? अब रही बात इन सभी के अंदर, चाहे वो मोनोकोट रूट, चाहे वो डाइकोट रूट, चाहे वो डाइकोट स्टेम, इन सभी के अंदर एंडोडर्मिस किस चीज की बनी होती है, किस टिश्यू की बनी होती है? लाइक क्वेश्चन इज दैट। तो बनी होती है पैरेनकाइमा की, बनी होती है पैरेनकाइमा की। तो अब क्या है कि डाइकोट डाइकोट स्टेम के अंदर से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि उस पैरेनकाइमेटस सेल के चारों ओर क्या डिपॉजिट हो जाता है, स्टार्च का लेयर, इसलिए उसको स्टार्च शीथ भी कहते हैं, ठीक है? अब रूट के अंदर, चाहे वो मोनोकोट का रूट हो, चाहे वो डाइकोट का रूट हो, रूट के अंदर जो एंडोडर्मिस का अरेंजमेंट है वो बड़ा ही स्पेसिफिक है, और उसको मैं एक डायग्राम से बताने जा रहा हूं। और ये डायग्राम अगेन आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में, जो प्लांट फिजियोलॉजी का पहले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में तो बहुत काम आने वाला है, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं क्या, अब डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट का एक जनरलाइज्ड डायग्राम, जिसमें मैं केवल एंडोडर्मिस को नहीं दिखाऊंगा, मैं सारे टिश्यू को दिखाऊंगा बाहर से लेकर अंदर तक। तो सपोज करो कि मैं सबसे बाहर के टिश्यू को दिखा रहा हूं, कोई नाम बता सकता है बाहर के टिश्यू के लेयर का? सबसे बाहर, सबसे बाहर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बहुत बढ़िया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और ये लेयर क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। कोई बताएगा अतिक के अलावा कि इस एपिडर्मिस से, मान लो कि इधर, एक मिनट, मान लो कि इधर मिट्टी है और इधर प्लांट बॉडी का इंटरनल पार्ट है, डायग्राम मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं, तो इससे इधर मिट्टी की तरफ एकदम हेयर लाइक प्रोजेक्शन ये जब निकला होगा, इसको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? रूट हेयर्स। रूट हेयर। रूट हेयर्स। तो ये क्या हो गया? रूट हेयर्स, ठीक है? और ये पूरा लेयर जिसमें एक एक सेल एपिडर्मल सेल है। अच्छा, कोई बताएगा एपिडर्मल सेल किस नेचर के होते हैं, पेरेन, कॉलेन या स्क्लेरेन? एपिडर्मिस पर, पेरेंट। हाँ पेरेन। पेरेन। अरे भैया कॉलेन स्क्लेरेन होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एपिडर्मिस। इतना बात भेजे में ठूस लो, पूरे रूट में आपको मेजॉरिटी तौर पे पेरेनकाइमा ही देखने को मिलेगा, स्क्लेरेन कॉलेन तो देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है? वाटर एब्जॉर्प्शन कराना है इसलिए। तो ये तो क्या हो गया? एपिडर्मिस, ठीक है? चलो, अब मुझे बताओ कि एपिडर्मिस से पूरा का पूरा हो गया, रूट हेयर हो गया, यहाँ पे स्टोमेटा तो मिलेगा नहीं, रूट है, ठीक है? यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के नाम पे यहाँ पे रूट हेयर और एपिडर्मिस मिलेगा।
देन आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो कहाँ होता है वो तो आपको आगे डायग्राम में दिखेगा। अब मैं बता रहा हूँ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सबसे बाहर क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सबसे बाहर क्या होता है? हाइपोडर्मिस। क्या वो यहाँ होगा? कॉर्टेक्स में क्या वो यहाँ होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, रूट है ना ये, क्योंकि आप डायग्राम बना रहे चाहे हैं, वो मोनोकोट का हो या डाइकोट आप का हो। डायग्राम बना रहे हैं रूट का, ठीक है, रूट का एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ रूट, ठीक है। तो इसमें हाइपोडर्मिस नहीं होगा। तो फिर क्या होगा उसके बाद राजेश्वरी? So general cortex. जनरल कॉर्टेक्स। तो जनरल कॉर्टेक्स की सेल किस नेचर की होती है रूट में? Parenchyma. पैरेनकाइमेटस। तो मैं बना दूं रैंडमली किसी किसी पर्टिकुलर शेप का सेल बना देता हूं मैं। ये पूरी की पूरी क्या है? जनरल कॉर्टेक्स है। और मैंने पहले भी बोला है मेजर पार्ट जनरल कॉर्टेक्स ही होता है, तभी तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम कह देते हैं। और इस कॉर्टेक्स से ज्यादा होने की वजह से ही, जनरल कॉर्टेक्स के ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल कॉर्टेक्स मेन पार्ट बन जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, ठीक है। ये पूरी क्या है? कॉर्टेक्स है। ये पूरी क्या है? कॉर्टेक्स है। और यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस आराम से आपको दिखेगा, दिख रहा है ना इंटरसेल्यूलर स्पेस? ये क्या है? ये है इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब इसके बाद क्या होगा रिभा? एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, इसके बाद अब क्या होगा? एंडोडर्मिस। अब होगा एंडोडर्मिस। विवेक, एंडोडर्मिस किस नेचर की सेल होती है? किस सेल से बनी होती है? अभी बताया है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है। और अब समझना ध्यान से, पैरेन्काइमा की सेल यहाँ पे एक खास प्रकार के शेप में प्रेजेंट होती है, और वो शेप होती है बैरल शेप। बैरल शेप कैसा होता है मैं बताऊं आपको? आप यूं समझ लो कि जैसा फोन है ना, फोन को थोड़ा मोटा समझ लो, जैसा कि रुको बता रहा हूं मैं, अरे उधर से ले ना पाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। अरे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पावर बैंक, मोबाइल चार्ज करने वाला पावर पावर बैंक। पावर बैंक। पावर बैंक टाइप का समझ लो, ठीक है। तो उस टाइप का होता है बैरल शेप। तो उसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उस चीज को फील करना कि ये है बैरल शेप सेल। ये एक सेल हो गया, ये ये अगला सेल हो गया। और ध्यान रखना एंडोडर्मिस में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। हर सेल एक दूसरे के साथ फुल्ली अटैच्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच्ड है। ये बैरल शेप सेल एकदम रेडियली अरेंज होता है इस टाइप से। वो तो आगे मैं आपको एनाटॉमी बताऊंगा तो पूरा का पूरा बताऊंगा, ऐसे गोल करके बनाऊंगा, ठीक है। ये मैं एक सेक्शन कट करके आपको बता रहा हूँ उसका, ठीक है। अब ये खास बात है, सुनना ध्यान से। इसमें जो एक एक सेल है बैरल शेप सेल, उसमें ये वाली दीवार, रुक जाओ एक मिनट, ये वाली दीवार एक अलग नाम से जानी जाती है, और ये वाली दीवार एक अलग नाम से जानी जाती है। इस वाली दीवार को कहते हैं टेंजेंशियल वॉल। टेंजेंट एंगल बना रहा है ना, टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल। और ये वाली कहलाती है रेडियल वॉल। ये वाली क्या कहलाती है? रेडियल वॉल। अब सुनना एक खास बात, जितने भी ये एंडोडर्मल सेल हैं, बैरल शेप सेल, मेजॉरिटी सेल में, मैं क्या बोल रहा हूं, मेजॉरिटी सेल में लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। मेनली सुबेरिन, थोड़ा बहुत लिग्निन। सुबेरिन का थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा डिपोजिशन होता है। सुना ध्यान से, सुबेरिन, लिग्निन बहुत कम होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। देखो सुबेरिन का डिपोजिशन, देखो सुबेरिन का डिपोजिशन, देख रहे हो? सुबेरिन का डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन। तो मुझे एक बात बताओ, ये सुबेरिन का डिपोजिशन रेडियल वॉल पर हुआ है या टेंजेंशियल वॉल पे हुआ है राजेश्वरी? Sir, radial wall पे. अच्छा, रिभा? सर रेडियल पे हुआ है। अच्छा, अतीक? सर दोनों पे हुआ है, अरे आत्मा लोग सुनो, ये जब मैंने बोला टेंजेंशियल रेडियल वॉल। वॉल और जब मैंने ये बोला टेंजेंशियल वॉल, और दोनों जगह मैंने बनाया सुबेरिन, तो फिर केवल रेडियल पे कैसे हुआ महिलाओं? बताओ जरा। हाँ राजेश्वरी, ये टेंजेंशियल वॉल था? Yes sir. Sir दोनों पे ही है. है रिभा? बोलो, यस सर। ये टेंजेंशियल वॉल था और सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। नाउ इस सुबेरिन के पूरे डिपोजिशन को एक नाम दिया आपकी एनसीईआरटी ने, और इसको नाम दिया है कैस्पेरियन स्ट्रीप। क्या बोलता है एनसीईआरटी उसको? कैस्पेरियन, कैस्पेरियन स्ट्रीप।
बेसिकली कैस्पेरियन स्ट्रिप पे मेनली डिपोजिशन सुबेरिन का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट लिग्निन का होता है, इतना नहीं कि सेल डेड हो जाए। क्या कह रहा हूं, इतना नहीं कि सेल डेड हो जाए, सुबेरिन का डिपोजिशन। और मैं आपको बता दूं, चाहे लिग्निन हो सुबेरिन हो, मतलब जो कैस्पेरियन स्ट्रिप का हिस्सा है, ये वाटर प्लस एयर दोनों के लिए इम्परमिएबल होता है। वाटर प्लस एयर दोनों के लिए इम्परमिएबल होता है। अब सुनना ध्यान से, पैरेनकाइमेटस सेल जो बैरल शेप्ड सेल थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन करी, सुबेरिन का डिपोजिशन करी, थोड़ा बहुत लिग्निन का डिपोजिशन की। अब अगर वाटर एयर दोनों के लिए वो इम्परमिएबल हो गया, तो जाहिर सी बात है वो सेल जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप है, वो सेल मरी हुई है जिंदा, हेलो, मरी हुई है जिंदा, डेड डेड। डेड अरे जब वाटर एयर ही नहीं गया तो सेल तो डेड हो जाएगी ना, वो सेल डेड। लेकिन आप देख पा रहे हैं उसी बैरल शेप्ड सेल में कुछ ऐसे भी सेल हैं जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, और अगर उसमें रेडियल वॉल में हुआ भी तो टेंजेंशियल वॉल में नहीं है। हेलो, अगर उसमें रेडियल वॉल में हुआ भी तो टेंजेंशियल वॉल में नहीं है। बोलो बस, समझ में आ रहा है भाई, टेंजेंशियल वॉल में नहीं है। और यही सिग्निफिकेंस है कि अगर यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, कहां से, रूट एयर से होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, एपिडर्मिस को होते हुए क्रॉस किया, जनरल कॉर्टेक्स में इंटरसेल्युलर स्पेस को क्रॉस करते हुए आया, इधर से भी मान लो पानी आया, इधर से भी मान लो आ गया। अब ये सब पानी अपना क्रॉस करते करते मान लो जो पानी यहां पहुंचा, बताओ क्यों पानी यहां से क्रॉस कर सकता है, कतई नहीं। वो सारा पानी भी टकरा के फिर किधर आएगा, इस सेल के पास आएगा। जो यहाँ पे आया वो तो यहीं पे आएगा, जो इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, वो तो यहीं पे आएगा। जो मान लो इधर से आते हुए इधर से आते हुए इधर आया, कोई फायदा नहीं है, या तो इधर जाओ या तो फिर इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इसका मतलब पानी केवल और केवल यहाँ से क्रॉस करेगा, और पानी ही नहीं, एयर भी, पानी ही नहीं, एयर भी, चाहे O2 या CO2 हो, वो भी यहीं से क्रॉस करेगा। और इसीलिए वो सेल जिसके टेनेंशियल वॉल पर, एंडोडर्मिस के टेनेंशियल वॉल पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट है, उस एंडोडर्मल सेल को पैसेज सेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, पैसेज सेल। क्या बोलते हैं, पैसेज सेल। और ये पूरा लेयर क्या कहला रही है, एंडोडर्मिस। ये पूरा लेयर क्या कहला रही है, एंडोडर्मिस। अब इसके बाद अंदर कौन आता नहीं आता, ये आगे का पार्ट है। इसके अंदर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फिर उसमें चल जाएगा पानी, वो सब बात का बात है, आपको आगे बता देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस कदर अगर मैंने ऐसा बोला कि मेजॉरिटी एंडोडर्मल सेल में, जो बैरल शेप सेल है, मेजॉरिटी एंडोडर्मल सेल के रेडियल एंड टेनेंशियल वॉल पर कैस्पेरियन स्ट्रिप का हिस्सा है, इसका मतलब पानी केवल उस जगह पर पहुंच रहा होगा जहां पैसेज सेल है, और पैसेज सेल बहुत ज्यादा नहीं होती है रूट में, खास खास जगह पर होती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जस्ट उसी प्रकार से नहीं हो गया जैसे एयरपोर्ट पे या बड़े बड़े स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन में चेक पॉइंट लगे होते हैं। कहाँ होते हैं चेक पॉइंट, जैसे आप जाओगे, मान लो कि मेट्रो स्टेशन जाओगे, चारों ओर से पूरा बाउंड्री घिरा हुआ है, एक जगह एंट्री एक जगह एग्जिट है कि नहीं है। और एंट्री तो मेट्रो स्टेशन में या फ्लाइट में एक ही तरफ से होता है, पता है कि नहीं आपको, एक बार एंट्री एक ही तरफ से होता है, इस तो फिर एग्जिट है तो आप जहां उतरे वहां से एग्जिट करो, और अगर उस स्टेशन पे एग्जिट करना है तो दूसरे रूट से एग्जिट होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि पानी इधर से फिर यहाँ से इधर से भी हो जाएगा, नहीं, पानी वन वे ही जा रहा है। यानी कि ये जस्ट लाइक मेट्रो स्टेशन चेक पॉइंट, एयरपोर्ट चेक पॉइंट है, जहां पर गेट तो है, लेकिन आप गौर किए होंगे मेट्रो स्टेशन पे या फ्लाइट एयरपोर्ट स्टेशन पे, जब मतलब कि एयरपोर्ट पे जब आप गए होंगे तो एक बड़ी सी मशीन लगी होती है, वहां पे जाने से पहले आपको चेक किया जाता है, हाँ भाई क्या क्या लेके जा रहे हो, दिखाओ इधर क्या लेके जा रहे हो। और आप क्या लेके जा सकते हो, वही सामान जो लेके फ्लाइट में बैठना अलाउड है, वही सामान जो मेट्रो ट्रेन में लेके बैठना अलाउड है, जो उसको हार्म ना करे। इसका मतलब यहाँ से केवल पानी, मिनरल और एयर अंदर जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसके जाने की संभावना लगभग लगभग ना है। क्यों, क्योंकि पैसेज सेल का नंबर कम है, वहां पर पानी और एयर से ही इतना जगह छिका हुआ है कि कोई दूसरा हार्मफुल सब्सटेंस कहां से जाएगा। और अगर जाएगा भी सही तो वो पैसेज सेल उसको थोड़ा बहुत फिल्टर करने में कैपेबल होता है। बाकी जो भी हार्मफुल चीजें आई और टकराई ऐसे सेल एंडोडर्मल सेल के पास जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो वो तो वैसे ही मानी जा सकता। जब पानी और एयर नहीं जा सकता तो फिर हार्मफुल सब्सटेंस कहां से जाएगा। और इस कदर आपकी एंजाइटी कहती है
कि एंडोडर्मिस रूट के अंदर चेक पॉइंट की तरह एक्ट करता है। कितनों को समझ में आ गया चेक पॉइंट की तरह कैसे एक्ट करता है? चेक पॉइंट की तरह एक्ट करता है रूट्स के अंदर। जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है रूट के थ्रू, जब वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, तो हार्मफुल चीजों को जाने से रोकता है। और ऐसा ना सोचें कि रूट के एंडोडर्मल बैरल शेप्ड सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है तो फिर पानी कैसे जाएगा। सारे एंडोडर्मल सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है। कुछ कुछ एंडोडर्मल सेल के टेंजेंशियल वॉल में स्पेशली सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है, और वही पैसेज सेल कहलाती है, उससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये था आपका एंडोडर्मिस। अब आप बोलेंगे सर ये तो मोनोकोट रूट डाइकोट रूट में ऐसे हुआ, स्टेम में कैसे होता है? तो स्टेम में भी लगभग इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है। बाकी स्टेम का जब टीएस पढ़ाएंगे आपको हम ट्रांसफर सेक्शन, तब आपको हम स्टेम का दिखा देंगे। बस उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप के बदले में स्टार्च का शीथ बताऊंगा। जहां भी कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना, उसमें स्टार्च आ जाएगा, वहां पे स्टार्च डिपोजिट हो जाएगा। बस यही अंतर होगा डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में तो है ही नहीं एंडोडर्मिस। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोडर्मिस। चेक पॉइंट वगैरह कहलाता है, कैसे क्या सारी बातें मैंने बता दी है। ठीक है, चलो अब एक बार आपको नोट्स में मैं बता देता हूँ। आ जाओ। प्रॉपर्टी ऑफ रूट पहले बोल दिया मैंने। प्रॉपर्टी ऑफ रूट एब्सेंट इन गरीब। गरीब कौन है? गरीब कौन है? मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट बट प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम आल्सो। और वहां पर एंडोडर्मिस को क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ। काहे कहते हैं? क्योंकि वहां पर डिपोजिशन होता है स्टार्च का। और ध्यान रहे वो वाटर के लिए परमेबल होता है। मैं आपको टीएस में बताऊंगा भी सही। ऐसा ना सोच लेना कि जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर के लिए परमेबल होता है वैसे स्टार्च भी। स्टार्च तो बायोमोलिकुलर वाटर के लिए परमेबल होता है, हालांकि सुबेरिन भी बायोमोलिकुलर है लेकिन वो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। ठीक है, देन ये जो बातें हैं ये मैं अभी इसको चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसका चर्चा मैं डिटेल में करने वाला हूँ प्लांट फिजियोलॉजी में। इस बातों को अभी आप स्किप कर दो। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे स्टार्ट होने वाला है एनाटॉमी के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन को अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम को बेटरली यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ इस डायग्राम में, इसमें देखो, दिखा? पूरा दिखा? अब दिख जाएगा पूरा। देखो ये क्या है? यहाँ पे वाटर, ये H2O है, कट गया है फोटो। ये मैं समझ रहे ना कि 2O क्या होता है? 2O कुछ होता ही नहीं है। अब ये मत बोलना कि इनरल्स क्या होता है। इनरल्स नहीं, ये मिनरल्स है। ठीक है, मिनरल्स है। यहाँ पे भी कह रहे हैं 2O क्या होता है? ये H2O है। वो फोटो कट गया है। ठीक है, ठीक है, पानी आया, मिनरल आया, सब एब्जॉर्ब हुआ, कुछ यहाँ से यहाँ आया। अब देखो जहां जहां ये सब क्या है? ये सब बैरल शेप सेल है। ठीक है, लेकिन जिस बैरल शेप सेल में डिपोजिशन है, किसका डिपोजिशन है? ये डिपोजिशन टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल पे। किसका? तो सुबेरिन का, फॉरवर्ड लिग्निन का। तो वो तो उससे वाटर और मिनरल तो नहीं जाएंगे। लेकिन जहां डिपोजिट नहीं है, जैसे देखो कि यहाँ पे आया, तो वहां पे डिपोजिट है, तो उससे तो जाएगा नहीं। तो जहां पे डिपोजिट नहीं है, ये बगल वाली सेल, उससे क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे सेल जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पैसेज सेल कहते हैं। वही है पैसेज सेल। अच्छा, इसके बाद आएगा पेरीसाइकिल, फिर आगे वो सर्कल हम आपको बता देंगे। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल आएगा। यहां से यहां तक मिलके हुआ कॉर्टेक्स, ये हुआ एपिडर्मिस। उसका पेरीसाइकिल आएगा, उसका पीस मेडुलरी रे वगैरह वो आगे आएगा। यहाँ तक का हिस्सा अभी आप समझ लें। ठीक है, देन आप देखिए इसके बारे में सारी बातें हमें लिखी है। ठीक है, अब क्या है? ये जो एगो सेल है ना, कौन? एंडोडर्मल सेल, बैरल शेप सेल, इसका क्रॉस सेक्शन, एक इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया। ये देखो किस तरीके से डिपोजिशन होता है उसमें सुबेरिन का, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि देखो ऐसे ऐसे सुबेरिन का डिपोजिशन है। तो उसमें से नहीं जा सकता है कौन? वाटर, क्योंकि उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन है। अगर इसको आप आउटर लुक से देखोगे तो इस टाइप से समझो। नॉर्मली आप ये समझ रहे हो ना कि सुबेरिन का डिपोजिशन है, उसकी वजह से नहीं जा सकता। ठीक है, और इसकी वजह से वो चेक पॉइंट कहला रहा है। ये बात भी कहीं पे लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। ठीक है, चेक पॉइंट कहला रहा है। इसमें एक बात जो लिखी होगी कि सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में समझा दूंगा। ठीक है, ये रहा लिखा ना, बायोलॉजिकल चेक पॉइंट। ठीक है ना, वाटर टाइट डैम्प एंड एयर टाइट डैम्प। टाइट डैम्प का मतलब समझते हो? अरे हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, वाटर को भी नहीं जाने देंगे और एयर को भी नहीं जाने देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्टेक्स। पूरी की पूरी कॉर्टेक्स खत्म हो गई, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। अब आप एक बात गौर करो कि पूरे कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस को छोड़ के जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस पैरेनकाइमेटस है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं? और मुझे एक बार बताओ, रूट में तो हाइपोडर्मिस मिलता नहीं है, रूट में तो हाइपोडर्मिस मिलता नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
कि रूट में कॉर्टेक्स ओनली पैरेनकाइमेटस नेचर की होती है। अरे बोलो, रूट में यस सर। कॉर्टेक्स ओनली पैरेनकाइमेटस नेचर की होती है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आपकी एनसीईआरटी बोल रही है। और यही बात यहाँ पे लिखा हुआ था जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्किप किया था। ये देखो, ये जो जनरल कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, पूरी की पूरी ग्राउंड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आगे पीथ मेडुलरी रेवी भी जो पढ़ेंगे वो भी पैरेनकाइमेटस नेचर की होती है। पूरी की पूरी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पैरेनकाइमेटस नेचर की होती है रूट में ओनली पैरेनकाइमेटस ओनली। अरे भाई कारण बताया हो ना कि अगर कॉलेज कम आ जाएगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं ना। वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन करना रूट का मेन काम है, वो हो ही नहीं पाएगा ना। तो अंडरस्टूड है ना। इसलिए तो हाइपोडर्मिस नहीं है वहां पे, क्योंकि हाइपोडर्मिस नेचर की बनती ही नहीं है। तो ये था आपका कॉर्टेक्स, मैंने पढ़ा दिया पूरा का पूरा। अब एक लाइन में आपको बताता हूँ जो मैंने अभी आपको जनरल कॉर्टेक्स के बारे में बोला कि जनरल कॉर्टेक्स प्रॉपर्टी ऑफ रूट है, और मोनोकोट स्टेम में जनरल कॉर्टेक्स नहीं मिलती लेकिन डाइकोट स्टेम में मिलती है। मोनोकोट स्टेम में जनरल कॉर्टेक्स के बदले ग्राउंड टिश्यू मिलती है, ठीक है। तो जैसे मोनोकोट स्टेम में जनरल कॉर्टेक्स के बदले ग्राउंड टिश्यू मिलती है, ऐसे ही लीफ में ग्राउंड टिश्यू की जगह पैरेनकाइमेटस टिश्यू तो होती है, लेकिन वो जनरल कॉर्टेक्स नहीं कहलाती है, वो मीजोफिल सेल कहलाती है। इस लाइन को अभी तत्कालिक के लिए याद रखो, 3 दिन बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं लीफ का एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। क्या बोल रहा हूँ, लीफ में यानी कि एपिडर्मिस हुआ, हाइपोडर्मिस तो होगी नहीं, उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स नहीं है, लेकिन वो पूरी की पूरी पैरेनकाइमेटस सेल है जिसको हम मीजोफिल सेल कहते हैं। और यही लाइन एनसीईआरटी की है जो यहाँ पे चिपवा दिया गया है, पढ़ लेना करते हैं, ठीक है। तो आज आप क्या करोगे, यहां तक चीजों को ढंग से पढ़ के लिख के याद करके आओगे, देन यहां तक, कहां तक, पेरीसाइकिल के ऊपर तक, यहां तक। देन मैं कल पेरीसाइकिल और पीथ एंड मेडुलरी रे ये मैं 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा। देन कल मैं रूट की एनाटॉमी भी खत्म कर दूंगा। और अब समय आ गया है पूछने का, पढ़ाने का नहीं। अगले 3 लेक्चर तक आप जवाब देंगे और मैं सवाल करूंगा, चाहे वो रूट की एनाटॉमी पढ़ाऊं, चाहे वो स्टेम की एनाटॉमी पढ़ाऊं, चाहे वो लीफ की एनाटॉमी पढ़ाऊं, उसमें नया कुछ भी नहीं है। फिर से वही बात, जिसको पेरेनकाइमा आता है, सॉरी जिसको वो आता है, मेरिस्टम आता है, जिसको परमानेंट टिश्यू आता है, जिसको ईटीएस आता है, वीटीएस आता है, जीटीएस आता है, तो आगे का 3 लेक्चर पूरा का पूरा उसको आता है। ओके, पूरा का पूरा 3 लेक्चर आता है। एंड देन उसके बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा वो भी एकदम आसान लगेगा उसको, अगर एनाटॉमी समझ में आ गया तीनों का तो वो भी आसान लगेगा। तो इसीलिए बेटर ये होगा कि आज आप बैठ के कल क्लास आने से पहले पूरी एनाटॉमी जो मैंने पढ़ाई है नोट्स से एक बार रिवीजन मार लें, ताकि रूट की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी और लीफ की एनाटॉमी आपको समझ में आ जाए। नहीं तो परेशान होते रहेंगे, इससे पहले भी परेशान होते रहे। चलिए, अगर आप में से किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं होमवर्क दे रहा हूँ। पेज नंबर 89, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, यहीं पे लास्ट में एक पेज दिया होगा, पेज नंबर 89 में हेडिंग नंबर 6.2.2, बस इतना ही दिया है एनसीईआरटी में, बस इतना ही पढ़ना भी है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट है? अतीक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। दिभा, नो सर। विवेक, नो सर। लिख लिख के पढ़ लेना भाई, लिख लिख के पढ़ लेना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।